Welcome dear students to YouTube channel of JK Civil Services. Today in this lecture we'll be discussing about statement and conclusion. Already हमने जो statement and assumption का lecture complete किया हुआ है, जिसकी वीडियो हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है. जिसने अभी तक statement and assumption नहीं देखा है तो पहले वो statement and assumption वाले lecture को देखें. इसके बाद statement and conclusion वाला lecture उसके लिए बहुत ही easy बन जाएगा, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स करनी थी. तो मैंने सोचा कि ये जो लेक्चर है ये ऐसे ही हम रिकॉर्ड करेंगे और इसके बाद यूट्यूब पे अपलोड करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा लेक्चर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. जब हमने साइलॉगिज्म वाला स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ा उस टाइम मैंने आपको बोला था कि हमारे पास और एक किस्म का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है जो लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है, और ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन डिफरेंट है फ्रॉम साइलॉगिज्म. जैसे साइलॉगिज्म वाले स्टेटमेंट्स आपने रिकॉग्नाइज किए बाय द वर्ड्स ऑल, सम नॉट. यहाँ पर इस किस्म का ऐसा अप्रोच है नहीं, बस डायरेक्टली आपको कोई स्टेटमेंट दिया होगा और नीचे उसका कंक्लूजन दिया हुआ होगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है. अब देखिए कंक्लूजन का मतलब क्या है. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो अब हम देखेंगे जो कंक्लूजन है इसका मतलब क्या है. कंक्लूजन का सिंपली मतलब है कोई भी फैक्ट या कोई भी इंफॉर्मेशन जो ड्रा हुई होगी स्टेटमेंट से, यानी स्टेटमेंट में कुछ लिखा होगा और कंक्लूजन भी उसी स्टेटमेंट पे बेस होगा. आपके पास स्टेटमेंट 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, या एट द मिनिमम एक स्टेटमेंट आपके पास हो सकता है, और इसके बाद कंक्लूजन्स भी आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, और उन कंक्लूजन्स की बुनियाद वही स्टेटमेंट होगा. देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखूंगा, मनी प्लेज a vital role in politics. ये एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, मनी प्लेज a vital role in politics. ठीक है ना, पैसा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में. ये एक स्टेटमेंट मैंने दिया. अब जब मैं स्टेटमेंट को गौर से पढ़ रहा हूँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पैसों की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मनी और पॉलिटिक्स के बीच एक रिलेशन है जो स्टेटमेंट कह रहा है कि एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. अब कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये भी हमें पता है. अब लेकिन हमें देखना है कंक्लूजन क्या होगा. से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक कंक्लूजन लिखूंगा, द पुअर कैन नेवर बिकम पॉलिटिशियंस. ठीक है ना, द पुअर कैन नेवर बिकम पॉलिटिशियंस. बस इस चीज को आप समझिए यहाँ पर, द पुअर कैन नेवर बिकम पॉलिटिशियंस. ठीक है ना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है. बस 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 आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ. स्टेटमेंट कहा गया है कि मनी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पॉलिटिक्स में. कंक्लूजन में कहा गया है कि जो पुअर है वो पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकता है. जरा आप देखिए स्टेटमेंट में क्या ये बात कही गई है. नहीं, स्टेटमेंट में सिंपली बताया गया था पैसा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पॉलिटिक्स में, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि पुअर पॉलिटिशियन नहीं बन सकता है. तो ये दूर दूर से ही गलत चला गया हमारा कंक्लूजन. क्यों? क्योंकि ये कंक्लूजन स्टेटमेंट से ड्रा नहीं हुआ. स्टेटमेंट में कुछ और बात चल रही है, कंक्लूजन आया और कंक्लूजन ने कुछ और बात कही, तो इसको हम गलत करेंगे. चलिए मान के चलेंगे हमारे पास फिर से यही स्टेटमेंट है, मनी प्लेज अ वाइटल रोल इन पॉलिटिक्स. अब से फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ नेशन. देखिए, फॉर द सर्वाइवल ऑफ नेशन. अब देखिए अगर कोई स्टूडेंट होगा वो दूर से ही देखेगा, कहेगा पॉलिटिक्स इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ नेशन. सर ये तो सही है, हाँ सही बात है, पॉलिटिक्स तो नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ नेशन, तो इसको मैं सही करूंगा. लेकिन सही नहीं करना है, ये हमारा कंक्लूजन गलत है. क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट या ये जो कंक्लूजन यहाँ पर दिया गया है ये एक जनरल फैक्ट है और ये डिराइव नहीं हुआ है. बस ये चीज आपको याद रखनी है, ये एक जनरल फैक्ट है लेकिन ये डिराइव नहीं हुआ है स्टेटमेंट से. हमारा कंक्लूजन डिराइव हुआ होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट से. यहां पर इसने बात करी है पॉलिटिक्स नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ नेशन. अब पॉलिटिक्स नेसेसरी है या नहीं है, लगता तो है पॉलिटिक्स नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द नेशन, बट ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये हमें स्टेटमेंट से ड्रा नहीं हुई है. बस कहने का मतलब मेरा इतना ही है. याद आपको क्या रखना है, फिलहाल के लिए इतना ही आपको याद रखना है, स्टेटमेंट जो होगा उसी से कंक्लूजन ड्रा करना है.
या यूं कह सकते हो जो कंक्लूजन है उसकी बुनियाद स्टेटमेंट पे होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे करना क्या है। इन सारे क्वेश्चंस में हमें क्या दिया हुआ होगा, बस जैसे स्टेटमेंट्स दिए हुए होंगे, एक दो या एक स्टेटमेंट, और इसके बाद कंक्लूजन 1 2 3 4 या 1 या 2 दिए हुए होंगे, और अकॉर्डिंगली उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। अगर पहला कंक्लूजन सही होगा तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ओनली फर्स्ट फॉलोज, अगर दूसरा होगा तो आप लिखेंगे ओनली सेकंड फॉलोज, अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों होंगे तो आप लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, अगर इधर और वाला केस बनेगा तो आप लिखेंगे इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। लाइकवाइज आप इन क्वेश्चंस को करोगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर अब हम याद रखेंगे। देखिए, टू रीच टू ए कंक्लूजन थिंक ओनली अबाउट दैट गिवन इन्फॉर्मेशन, जो मैंने पहले ही बोला, स्टेटमेंट को 100% ट्रू मान के चलिए, बस जो स्टेटमेंट में कहा गया है उसी की बुनियाद पर जो कंक्लूजन होगा वो ड्रा होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर इज नो नीड टू यूज अज्यूम एनीथिंग एल्स और एड एनी फर्दर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड। सही बात है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा जानकारी अप्लाई नहीं करनी है। व्हाट्स बीइंग सेड इन द स्टेटमेंट दैट विल बी द फाइनल फॉर यू टू ड्रा द कंक्लूजन, एंड दैट्स मोर देन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू टू ड्रा द कंक्लूजन। बस कहना मैं ये चाहता हूं कि जो आपके स्टेटमेंट में कहा गया है उसी को ट्रू मान के चलकर आपको कंक्लूजन ड्रा करना होगा। अब देखिए, अगर आपके कंक्लूजन में वर्ड्स आए एटलीस्ट, ऑलवेज, ओनली, एग्जैक्टली एंड सो ऑन, तो क्या होता है, इनसे कंक्लूजन जनरली गलत होता है। कंक्लूजन एम्बिगुअस होता है, गलत होता है, डाउटफुल बन जाता है, तो उस कंक्लूजन को हम गलत करेंगे। देखिए, अभी मैंने जो एग्जांपल आपके सामने रखी, मनी प्लेज, एक स्टेटमेंट मैंने आपको दिया यहां पर, मनी प्लेज अ वाइटल रोल इन पॉलिटिक्स, ठीक है ना, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, मनी प्लेज अ वाइटल रोल इन पॉलिटिक्स। अब से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंक्लूजन लिखूंगा, से फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंक्लूजन यहाँ पर लिखा, ठीक है ना, मैंने कोई कंक्लूजन यहां पर लिखा, कंक्लूजन मैंने लिखा ऑल द रिच मैन टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। अब देखिए, ऑल द रिच मैन टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स स्टेटमेंट में। अब देखिए, कंक्लूजन में टर्म ऑल आई, मैंने बोला ऑल से जनरली कंक्लूजन गलत होता है, लेकिन फिर भी लॉजिकली हम चेक करेंगे। अब स्टेटमेंट में बात हो रही है मनी प्लेज अ वाइटल रोल इन पॉलिटिक्स, और यहां पर कह रहा है ऑल द रिच मैन टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, तो सीधे सीधे गलत हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास पैसे होंगे तो वही पॉलिटिशियंस बनेंगे या वो पॉलिटिक्स में पार्ट जो है सारे के सारे लोग पॉलिटिक्स में पार्ट करेंगे। वी हैव एन नंबर ऑफ रिच पीपल बट दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स। और वैसे भी हमें स्टेटमेंट को ट्रू मान के चलना है, तो स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात ही नहीं कही गई है, सिंपली लिखा है मनी प्लेज अ वाइटल रोल इन पॉलिटिक्स, और ये तो कहीं नहीं लिखा है रिच और पुअर के बारे में, बस मनी के बारे में लिखा गया है, तो ये हम गलत करेंगे। और आल से ही तो वैसे ही गलत हुआ था। या आपको लिखा होगा ओनली रिच मैन टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, सिर्फ और सिर्फ रिच मैन पॉलिटिक्स में जो है हिस्सा लेंगे, ये भी गलत है, ओनली से गलत चला गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि बहुत ज़्यादा केसेस में आपका जो कंक्लूजन है वो इन वर्ड से गलत हो जाता है, और आपको सीधे सीधे आल देखा, ओनली देखा, सीधे सीधे आप कंक्लूजन गलत वहां पर कर लेना, लेकिन लॉजिकली भी आप चेक कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहां पर एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू सीक्रेट बैलेट। तो ठीक है ना, अब इंडियन प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है वो प्रोसेस यहाँ पर लिखी गई है। मतलब जो स्टेटमेंट है ये सिंपली एक प्रोसेस हमें बताता है इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्ट होने के बारे में। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन ये हमें नहीं देता, इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है ये हमें नहीं बताता है, ठीक है ना, या हमें ये नहीं बताता इंडिया के प्रेसिडेंट के पास कौन सी अथॉरिटी होती है, इसके बारे में बात नहीं हुई है। अब कंक्लूजन नीचे क्या दिया गया है, इंडियन प्रेसिडेंट इज नॉट द सुप्रीम ऑफिसर ऑफ इंडिया। अब देखिए, बात हो रही थी, समझो बात हो रही थी इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्ट होने की प्रोसेस की बात हो रही थी, इलेक्शन प्रोसेस की बात हो रही थी, और कंक्लूजन में पता नहीं इसने कहां से लाया सुप्रीम ऑफिसर ऑफ इंडिया, ये है ही नहीं। अरे वो तो अगर हम जनरली भी देखेंगे कि इंडिया का प्रेसिडेंट जो होता है वो तो सुप्रीम ऑफिसर होता ही होता है, बट हमें उसके साथ जो है गर्ज नहीं है वो होता है या नहीं होता है, बस हमें स्टेटमेंट में देखना है क्या कहा गया है। प्रोसेस की बात हुई है, बस ये पावर्स की बात कर रहा है, ये सुप्रीम ऑफिसर की बात कर रहा है, तो ये सीधे सीधे हमारा गलत चला गया। इसने पता नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन लाई, हमें तो इंफॉर्मेशन ड्रा करनी थी स्टेटमेंट से, कंक्लूजन स्टेटमेंट से ड्रा करना था, इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से ड्रा करनी थी, लेकिन इसने कोई और इंफॉर्मेशन लाई जिससे हमारा कंक्लूजन सीधे सीधे गलत हो गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और
एग्जाम्पल्स यहाँ पर करेंगे जिससे हमें पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने आपको बोला स्टेटमेंट्स दिए हुए होंगे और नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे और इन्हीं ऑप्शंस में से आपको ट्रू ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो सही होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल सेकंड जो यहाँ पर दी गई है, दीज एप्पल्स आर टू एक्सपेंसिव टू बी बैड। देखिए कहना क्या चाहता है स्टेटमेंट में, ये कह रहा है कि एप्पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब जब एप्पल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो बैड होने के चांसेस ही नहीं है। देखिए स्टेटमेंट में ये कह रहा है, ठीक है ना। कभी कभार अगर आप को एप्पल्स एक्सपेंसिव भी मिलेंगे, कभी कभार मार्केट में आपको एप्पल्स एक्सपेंसिव भी मिलेंगे लेकिन वो ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट में ये क्या कह रहा है, हमें उससे लेना रखना है, उससे हमें काम चलाना है। स्टेटमेंट में सिंपली हमें ये कह रहा है कि जो एप्पल्स एक्सपेंसिव होते हैं वो बैड नहीं होते हैं, वो बैड नहीं होते मतलब वो ख़राब नहीं होते हैं। अब ये कहना क्या चाहता है, यही कहना चाहता है कि एप्पल्स एक्सपेंसिव है, एप्पल्स ख़राब नहीं है, यही दो चीज़ें ये कहना चाहता है। अब नीचे देखेंगे कंक्लूजन में क्या कहा गया है, कंक्लूजन में क्या कहा गया है वो हम अब नीचे देखेंगे। व्हेन एप्पल्स आर इन शॉर्ट सप्लाई द प्राइसेस गो अप। देखिए जब एप्पल शॉर्ट सप्लाई में होंगे प्राइसेस हाई हो जाएंगे। देखिए मान के चलते हैं ये हमारा स्टेटमेंट, ये हमारा कंक्लूजन सही है, क्योंकि हम जनरली देखते हैं मार्केट में जब किसी चीज़ की डिमांड या किसी चीज़ की सप्लाई शॉर्ट होती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली राइज होता है। चलो ये तो सही है, लेकिन क्या स्टेटमेंट में प्राइस राइज की बात की गई है? क्या स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि किसी चीज़ का एप्पल्स का प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, एप्पल्स की सप्लाई कम हो गई और उसका प्राइस बढ़ गया? क्या स्टेटमेंट में ये कहा गया है? मैंने पहले ही बोला स्टेटमेंट ने दो चीज़ों पर ही फोकस किया है ज़्यादा, कि एप्पल्स एक्सपेंसिव है और वो बैड नहीं है। ये तो कहीं नहीं कहा गया है सप्लाई के बारे में, तो ये कंक्लूजन हमारा सीधे सीधे गलत हो जाएगा। द हायर द सेलिंग प्राइस द सुपीरियर इज द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी। अब देखिए कहना तो एक्चुअली ये यही चाहता था, स्टेटमेंट में ये एक्चुअली यही कहना चाहता था कि एप्पल्स एक्सपेंसिव है मतलब बैड नहीं है। अब कंक्लूजन में क्या कह रहा है, कोई चीज़ एक्सपेंसिव है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो मतलब बात तो सेम है ना, बात तो सेम है ना। अब यहाँ पे लिखने का अंदाज़ अलग, यहाँ पे लिखने का अंदाज़ अलग, यही चीज़ तो होती है। इसी को तो बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग, कि हमें लॉजिकली सोचना यहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखेंगे क्या इसका आंसर अब बनेगा। तो सीधे सीधे ओनली सेकंड फॉलोज वाला इसका आंसर बनेगा। तो मतलब इसका जो ऑप्शन करेक्ट आएगा वो आएगा इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। क्या एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, देखिए केसेस ऑफ ब्राइड बर्निंग फॉर डावरी आर नॉट अनकॉमन, ठीक है ना। केसेस ऑफ ब्राइड बर्निंग फॉर डावरी आर नॉट अनकॉमन। मुझे उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आया होगा, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डावरी की बात कर रहा है, ठीक है ना, ब्राइड बर्निंग की बात कर और कहता है कि ये अनकॉमन नहीं है, मतलब ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है ना। डे टू डे लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हम देखते हैं, ऐसे केसेस डे टू डे लाइफ में बढ़ रहे हैं। सो कंक्लूजन अगर हम देखेंगे कहाँ से कहाँ ड्रा हुआ है और क्या कहना चाहता है, इन स्पाइट ऑफ एंटी डावरी लॉज द इल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू। हाँ सही बात है, अगर एंटी डावरी लॉज की बात हम करेंगे, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एंटी डावरी लॉज सामने लाए हैं, लेकिन देखते हैं हम उसके बाद भी जो इल प्रैक्टिस है दैट कंटिन्यूज, ठीक है ना, दैट कंटिन्यूज, ठीक है, दैट कंटिन्यूज। अब देखिए अगर हम देखेंगे इस वाले कंक्लूजन को और इस वाले कंक्लूजन को हम स्टेटमेंट से मैच करना चाहेंगे तो एक्चुअली कहना क्या चाहता है। देखिए यहाँ पर मैंने सोल्यूशन में लिखा है, अगर आप देखोगे दीज केसेस आर नॉट कॉमन मीन्स इन स्पाइट ऑफ एंटी डावरी लॉज द इल प्रैक्टिस कंटिन्यूज। मतलब अनकॉमन का मतलब यहाँ पर ये स्टेटमेंट में कहना क्या चाहता था कि आपके पास एंटी डावरी लॉज है लेकिन फिर भी इल प्रैक्टिस कंटिन्यू, फिर भी आप देखते हो आए दिन ब्राइड बर्निंग के केसेस, आए दिन आप देखते हो डावरी के केसेस, ठीक है ना। कहना यही चाहता था ना, अनकॉमन वर्ड का मतलब क्या था, ये कुछ कहना चाहता था हमसे और यही कहना चाहता था कि हमारे पास जो लॉज है वो प्रिवेल होते हैं लेकिन फिर भी इल प्रैक्टिस कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये हमारा सही यहाँ पर है। सेकंड देखते हैं, द पुनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन द पार्टी कंसर्न्ड इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है ना, इज नॉट सफिशिएंट,
तो अगर हम देखेंगे स्टेटमेंट में यहाँ पर कहीं पे पनिशमेंट की बात इसने नहीं की है कि यहाँ पर सफिशेंट है या नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हमारा होगा। तो इसका जो आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, यानी ए ऑप्शन, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और मुझे उम्मीद है कि ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और इन्हीं पैटर्न में से आपका क्वेश्चन बनेगा। जो भी JKPSI की तैयारी कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, या SI फाइनेंस की जो तैयारी कर रहा है या पटवारी की जो तैयारी कर रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने का अब चांस है। और मैंने क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करा है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलेगा और इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शायद डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। सो फैशन इज़ अ फॉर्म ऑफ अगलीनेस सो इंटॉलरेबल दैट वी हैव टू अल्टर इट एवरी 6 मंथ्स। मतलब फैशन 6 महीने के बाद हमें चेंज करना पड़ता है। हमें बर्दाश्त ही नहीं होता है कि हम फैशन को लॉन्ग रन के लिए जो है कंटिन्यू करें। स्टेटमेंट यही कहना चाहता है, बस इतना ही कहना चाहता है। बस ज़्यादा आप यहाँ पर सोचेंगे नहीं, सीधे कंक्लूजन पर आएंगे। कंक्लूजन अब क्या कह रहा है, ठीक है ना। कंक्लूजन अब क्या कह रहा है, फैशन डिज़ाइनर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द पब्लिक माइंड वेरी वेल। अब देखिए बात क्या कर रहा है, ये फैशन की बात कर रहा है, तो इसने फैशन डिज़ाइनर्स को सामने लाया, ठीक है ना। तो कंक्लूजन सीधे सीधे गलत चला गया। बस इतना आपको सोचना है, टर्म्स पे फोकस करना है। अरे आप फैशन को चेंज करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि फैशन डिज़ाइनर पब्लिक के माइंड को नहीं समझ पाते। पब्लिक वांट्स की क्योंकि हमें पता है सोसाइटी डायनामिक इन नेचर है, आए दिन चेंज आती है सोसाइटी में। तो फैशन बाय द वे चेंज ही होता है आए दिन, और 6 महीने 4 महीने के बाद फैशन आए दिन चेंज होता है। लेकिन स्टेटमेंट में 6 मंथ्स का इसने कहा है, तो हम 6 मंथ्स को लेकर ट्रू चलेंगे। चलिए दूसरा क्या कहा गया यहाँ पे, द पब्लिक बाय एंड लार्ज इज हाईली ससेप्टेबल टू नॉवेलिटी। नॉवेलिटी का मतलब यहाँ पर होता है चेंज। बस यही तो कहना चाहता था स्टेटमेंट में, तो यही कहना चाहता था कि हाँ पब्लिक चेंज चाहती है, सोसाइटी इज डायनामिक इन नेचर, पीपल वांट चेंज। आए दिन लोग चाहते हैं कि चेंज होनी चाहिए, डायनामिज्म होना चाहिए। अब फैशन के रिलेटेड लोग ज़्यादा ही कंसर्न है। चलो आज आपने मार्केट से ये फैशन, ठीक है ना, ये कपड़े हैं, ठीक है ना, 6 महीनों के बाद कोई नए कपड़े जो है सामने आए। तो मतलब कहने का मतलब मेरा इतना ही यहाँ पर है कि ये जो हमारा दूसरा कंक्लूजन है ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे नोवेलिटी की टर्म है, मतलब चेंज सोसाइटीज, ठीक है ना, या पब्लिक इज ससेप्टेबल टू चेंज। तो यही तो है इसका कंक्लूजन। तो इसका जो आंसर यहाँ पर बनेगा पहले क्वेश्चन का, दैट इज बी, कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला स्टेटमेंट, मनी प्लेज अ वाइटल रोल इन पॉलिटिक्स। ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि मनी प्लेज अ वाइटल रोल इन पॉलिटिक्स। अब देखेंगे यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है। वंस अगेन यहाँ पे रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, द पुअर कैन नेवर बिकम पॉलिटिशियंस। ये मैंने बोला गलत है, ठीक है ना। ऑल द रिच मैन, ऑल से भी ये गलत हुआ, तो ये दोनों गलत है। मतलब इफ फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है ना। Now we have third statement here, third question here, and the question is fortune favors the brave। अगर आप देखोगे इस स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे, इस वाले क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, कहना क्या चाहता है। देखिए हमने देखा कि जो स्टेटमेंट होता है, कभी कभार स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन हिडन होती है। स्टेटमेंट हमें कुछ कहना चाहता है, ठीक है, बस उस चीज़ को हमें समझना है और कंक्लूजन में ड्रा करना है, देखना है क्या कंक्लूजन में वो बात कही गई है। अगर आप इस स्टेटमेंट को गौर से एनालाइज करोगे और देखोगे स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है। देखिए स्टेटमेंट ब्रेव की बात कर रहा है, बहादुर लोगों की। अब बहादुर लोगों की एक निशानी होती है कि ये रिस्क लेते हैं। इस चीज को समझना है कि बहादुर लोग जो है ये रिस्क लेते हैं। तो स्टेटमेंट यही कहना चाहता है कि जब इंसान ब्रेव होगा तो वो रिस्क लेगा, और जब रिस्क लेगा तब उसका किस्मत उसका साथ देगा। बस यही कहना चाहता है स्टेटमेंट, यही कहना चाहता है स्टेटमेंट कि इंसान ब्रेव होगा, रिस्क लेगा, तभी जाकर उसका किस्मत, उसका फॉर्चून उसका साथ देगा। अब देखिए जब हम कंक्लूजन की ओर देखेंगे तो कंक्लूजन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है, रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। सही बात है। ये तो सीधे इसने ड्रा किया है स्टेटमेंट, क्योंकि फेवर की बात आई है। फेवर का मतलब ही है सक्सेस, फेवर का मतलब ही है सक्सेस यहां पर, ठीक है ना। दूसरी टर्मिनोलॉजी में फेवर का मतलब ही है सक्सेस। तो कहना क्या चाहता है कंक्लूजन में ये सॉरी फॉर द इंटरप्शन।
सो कहना यही चाहता है कि जो इंसान रिस्क लेगा वही सक्सेस हासिल करेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में बात करी गई है। और दूसरा अगर आप देखोगे, कवार्ड्स डाई मनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। अब कवार्ड्स की बात आई है स्टेटमेंट में, ब्रेव लोगों की बात हुई है, और यहाँ पे कह रहा है कवार्ड्स डाई मनी टाइम्स, तो कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है स्टेटमेंट से, तो दूसरे को हम गलत करेंगे। मतलब जो हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर है वो आएगा पार्ट नंबर ए यानी कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। तो चलिए अब देखेंगे यहाँ पर अगला, हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या कहता है, इसकी ओर हम नज़र दौड़ाएंगे। आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस। देखिए जब इस स्टेटमेंट को आप गौर से एनालाइज करिए, कहना क्या चाहता है। अगर आप कंक्लूजन देखोगे, कंक्लूजन में क्या दिया गया है और स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। देखिए आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर मैं कुछ जानता हूँ वो क्या मैं जानता हूँ, अपनी इग्नोरेंस, अपनी जहालत। देखिए इस स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा हिडन इन्फॉर्मेशन है। ये स्टेटमेंट जो हमें दिखता है वो एक्चुअली है नहीं, इसको हम कहते हैं अपनी तारीफ आप करना। आपने देखा होगा कभी कभार लोग जो है अपनी तारीफ आप करते हैं, और लेकिन ऐसे तारीफ करते हैं कि प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्होंने अपनी तारीफ की ही नहीं। से फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अक्सर लोग अपने लेक्चर्स के दौरान कहते हैं, ये अक्सर स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और कहते हैं ऑडियंस को कि ऑडियंस आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितना आप जानते हो। एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है, वो यही कहना चाहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन एक इंसान के पास कितनी नॉलेज होगी, एक इंसान के पास कितना इल्म होगा, ये कोई नहीं जानता। ठीक है ना, ये कोई नहीं जानता, ये हमें नहीं पता होता है किसके पास कितना नॉलेज होगा, किसके पास कितना इल्म होगा। हाँ मैं कह सकता हूँ मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास इग्नोरेंस है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकती है। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है, राइटर्स नॉलेज इज़ वेरी पुअर। इसका मतलब किसी राइटर की बात हो रही है और कह रहा है कि राइटर की नॉलेज वेरी पुअर है। गलत, ये तो हम नहीं बता सकते कि राइटर की नॉलेज वेरी पुअर है, हमें पता ही नहीं है राइटर की नॉलेज क्या है। मैंने पहले ही बोला कि हमें ये नहीं पता होता है किसकी नॉलेज क्या हो सकती है, तो अब हम ये नहीं कह सकते डियर स्टूडेंट्स कि किसकी नॉलेज क्या है। नंबर 2, द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इज टू वास्ट टू बी एक्सप्लोर्ड बाय अ सिंगल पर्सन। बस यही तो स्टेटमेंट में ये कहना चाहता था कि हम बता ही नहीं सकते हैं किसके पास कितना इल्म है। एक सिंगल इंडिविजुअल के पास कितना वास्ट नॉलेज हो सकता है या कितना कम इल्म हो सकता है, ये हमें नहीं पता है, ये हम नहीं बता सकते हैं। बस इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो स्टेटमेंट कहा गया इसमें हिडन इन्फॉर्मेशन क्या थी, वो कंक्लूजन सेकंड से ड्रा हुई, या यूं कह सकते हैं कंक्लूजन सेकंड जो है ये जस्टिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट है, तो इसीलिए कंक्लूजन सेकंड फॉलो करेगा। तो इसका ऑप्शन जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है, ए मैन मस्ट बी वाइज। एक इंसान वाइज होना चाहिए। जब एक इंसान वाइज होगा तभी वो एक गुड रैंगलर हो सकता है। और गुड रैंगलर कौन होगा, जो टॉकेटिव होगा और बोरिंग होगा। देखिए कैसे स्टेटमेंट को ड्रा किया गया, पहले वाइज की बात कर रहा है, फिर गुड रैंगलर की बात कर रहा है, फिर गुड रैंगलर को डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ टॉकेटिव एंड बोरिंग। तो चलिए सीधे कंक्लूजन पर आएंगे। अगर आप देखोगे दूर से ही मैंने वर्ड आल देखे तो मैं इनको गलत करूंगा, तो दोनों कंक्लूजन गलत है। लेकिन लॉजिकली अगर हम थोड़ा देखेंगे, लॉजिकली कंक्लूजन की ओर जाएंगे तो देखेंगे ऑल द वाइज पर्सन्स आर बोरिंग। क्या ये पॉसिबल है सारे वाइज पर्सन्स बोरिंग है, या स्टेटमेंट में क्या सब लोगों की बात की गई है? नहीं, यहाँ पर पर्टिकुलर लोगों की बात की गई है, कुछ ही लोगों की बात की गई है। ए मैन मस्ट बी वाइज टू बी अ गुड रैंगलर, दैट डज नॉट मीन ऑल मैन मस्ट बी वाइज टू बी गुड रैंगलर्स। ठीक है ना, और दैट डज नॉट मीन कि गुड रैंगलर को टॉकेटिव होते हैं, बोरिंग होते हैं। दैट डज नॉट मीन ऑलवेज अ गुड रैंगलर विल बी टॉकेटिव एंड बोरिंग। तो पहला गलत। लाइकवाइज अगर आप दूसरा कंक्लूजन देखोगे, ऑल द वाइज पर्सन्स आर गुड रैंगलर्स, ये भी तो सही नहीं है। हाँ वाइज गुड रैंगलर हो सकते हैं, लेकिन कुछ ही, सारे नहीं, सारे से गलत हुआ। तो ये दोनों कंक्लूजन गलत हुए। तो इसका जो आंसर आएगा, जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज डी, फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ना पहला ठीक ना दूसरा ठीक, फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ना पहला ठीक ना दूसरा ठीक। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, बस इनको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, इनको आप प्रैक्टिस करिए और मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चंस जो है, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे आप उनको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन को समझेंगे। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, मिस्टर एक्स इज़ वन ऑफ द प्रोबेबल कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ KLM इंस्टीट्यूट। देखिए एक बंदा है मिस्टर एक्स, इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है डायरेक्टर पोस्ट के लिए। अब देखिए स्टेटमेंट से हमें क्या समझ आया, इससे हमें समझ आया कि मिस्टर एक्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, न कि सिलेक्ट किया गया है। रिमेंबर, दो ये सिलेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए कंक्लूजन पर आएंगे। कंक्लूजन में कहा गया है मिस्टर एक्स विल बी सिलेक्टेड, विल बी सिलेक्टेड, सीधी सी बात है, अगर शॉर्ट लिस्ट हुआ है तो सिलेक्ट भी हो सकता है। विल नॉट बी सिलेक्ट, सही बात है, अगर शॉर्ट लिस्ट हुआ तो सिलेक्ट भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। देखिए नॉट दिया गया है, मैंने बोला नॉट से कभी कभार हमारा कंक्लूजन गलत भी हो सकता है, बट रिमेंबर वन थिंग हियर। आप देखिए ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप देखिए कंक्लूजन में क्या हो सकता है, या तो सिलेक्ट होगा, देखिए मैं वर्ड्स आप मेरे वर्ड्स की ओर जाइए, या तो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, या का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, या तो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ इस वाले क्वेश्चन में ईदर फर्स्ट और सेकंड वाला केस लगेगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड विल बी करेक्ट, यानी ईदर और वाला केस यहाँ पर करेक्ट होगा, या तो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। शॉर्ट लिस्ट हुआ है, अब दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो सिलेक्ट होगा मिस्टर एक्स या तो मिस्टर एक्स सिलेक्ट नहीं होगा, इसलिए ईदर आर वाला केस यहाँ पर फॉलो होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैंने अक्सर क्या देखा, स्टूडेंट ईदर आर वाले केस को टच ही नहीं करते हैं, उन्हें जैसे ईदर आर ऑप्शन ही नहीं होता है वहां पर। लेकिन ईदर आर का भी ऑप्शन हो सकता है और कभी कभार ईदर आर ऑप्शन, हाँ रेयर केसेस में ईदर आर आपका आंसर बन पाएगा, लेकिन एग्जामिनर बहुत ज़्यादा शातिर कभी कभार होता है तो इधर आर वाला केस ही डालता है। बस इधर आर वाले में आपको याद क्या रखना है कि आपको पॉसिबिलिटी जो दी हुई है बस उन पर फोकस करना है, क्या हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। द कॉलेज हैज़ फाइनली रिसीव्ड एग्रेडेशन एंड हैज़ गेनड द स्टेटस ऑफ ए डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब कोई कॉलेज है उनको एग्रेडेशन मिली हुई है, एजाज़ मिला, एग्रेडेशन मिली, ठीक है ना, एक लिंक उन्हें मिली, ठीक है, से फॉर एग्जांपल A+ की एग्रेडेशन मिली या क्या मिला उन्हें, ठीक है, एंड गेनड द स्टेटस ऑफ ए डीम्ड यूनिवर्सिटी, और एग्रेडेशन से ही बताया गया कि अब वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, ठीक है, बस इतना कहा गया है स्टेटमेंट में, बस इतना ही स्टेटमेंट में कहा गया है। अब देखिए नीचे क्या कंक्लूजन्स दिए हुए हैं। कंक्लूजन नंबर 1, ठीक है, द रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज amongst द स्टूडेंट्स पॉपुलेशन इन जनरल हैज़ इम्प्रूवड। अब सीधी सी बात है, कॉलेज को एग्रेडेशन मिली, कॉलेज का स्टेटस बढ़ गया तो स्टूडेंट्स में कॉलेज की रेपुटेशन बढ़ ही जाएगी, ठीक है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। और स्टेटमेंट में तो यही कहना चाहता है कि कॉलेज की एग्रेडेशन बढ़ गई, कॉलेज का स्टेटस बढ़ गया, कॉलेज को एग्रेडेशन मिल गई, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू क्या, कि स्टूडेंट पॉपुलेशन में कॉलेज की जो रेपुटेशन है वो बढ़ेगी। द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज विल नाउ बी रिकॉग्नाइज्ड एज गवर्नमेंट ऑफिशियल। क्या ये पॉसिबल है? नहीं 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 यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो सकती है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल कैसे बनेगा? ऑल द स्टाफ इन द कॉलेज विल गेट गवर्नमेंट सैलरी। ये भी पॉसिबल नहीं है कि सारे स्टाफ को गवर्नमेंट सैलरी देगी, ठीक है। कॉलेज विज कट डाउन द फीस इमिजिएटली। अरे कॉलेज रेपुटेटेड हुआ है, इसका मतलब फीस बढ़ने के चांसेस है, कम तो होने के चांसेस ही नहीं है, और नन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा वो पहला आएगा, यानी इसका जो आंसर है वो आएगा यही कि द रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज अमंगेस्ट द स्टूडेंट पॉपुलेशन इन जनरल हैज इम्प्रूव्ड, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन, एल्बा हैज़ 4 चिल्ड्रन। स्टेटमेंट नंबर 2, 2 ऑफ द चिल्ड्रन हैव ब्लू आइज एंड 2 ऑफ देम हैव ब्राउन आइज। एल्बा के पास 4 बच्चे हैं। देखिए स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है, एल्बा के पास 4 बच्चे हैं, 2 के पास ब्लू आइज है, 2 के पास ब्राउन आइज है, मतलब 50% ऐसे है जिनके पास ब्लू आइज है, 50% ऐसे है जिनके पास ब्राउन आइज है, लेकिन ये हमें पता ही नहीं है कि 2 क्या है 2 क्या है। चलिए स्टेटमेंट नंबर 2 से हमें पता चलता है हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स, मतलब हाफ गर्ल्स है। इसका मतलब अगर ये गर्ल्स है तो ये बॉयज होंगे, या ये बॉयज होंगे ये गर्ल्स होंगे। अब ये क्लियर नहीं है यहाँ पर किसके ब्लू आइज है किसके ब्राउन आइज है, ये चीज क्लियर नहीं है। तो कंक्लूजन क्या दिया गया है यहाँ पर, एटलीस्ट 1 गर्ल हैज ब्लू आइज, कि एटलीस्ट एक लड़की के जो होंगे ब्लू आइज होंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि एटलीस्ट, और एटलीस्ट से भी वैसे हमारा ये कंक्लूजन गलत ही जाता, लेकिन पॉसिबल भी नहीं है एटलीस्ट एक गर्ल के ब्लू आइज होंगे। क्या पता कि ये जो ब्लू आइज 2 है ये दोनों के दोनों बॉयज़ को होंगे ब्लू आइज,
तो इसीलिए ये हमें इससे पता नहीं चलता है। दूसरा कंक्लूजन, 2 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज़। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में इसने ऑलरेडी कहा है कि 50% गर्ल्स है तो 50% सीधे सीधे बॉयज़ होंगे, तो दूसरा कंक्लूजन आपका सही चला जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, यानी दूसरा कंक्लूजन आपका सही यहाँ पर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। इसमें तीसरा कंक्लूजन भी दिया हुआ है, द बॉयज़ है ब्राउन आइज़। देखिए ये भी तो हम नहीं बता सकते किसके ब्राउन आइज़ है, किसके जो ब्लू आइज़ है, ये भी हम नहीं बता सकते क्योंकि ये तो स्टेटमेंट से क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप क्या दिया गया है, पीपल हु स्पीक टू मच अगेंस्ट डाउरी आर दोज हु हैड टेकन इट देमसेल्व्स। ठीक है ना, जो लोग डाउरी के खिलाफ बात करते हैं वही लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने डावरी ली होती है, ये स्टेटमेंट का मानना है। देखिए स्टेटमेंट का ये मानना है, उन लोगों की बात कर रहा है जो डावरी के खिलाफ बोलते हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने डावरी ली होती है। तो कंक्लूजन नंबर 1 क्या है, इट इज़ ईजियर सेड दैन डन, कहना आसान करना मुश्किल। स्टेटमेंट भी वही कहता है ना। आप देखिए जब आप स्टेटमेंट को डिकोड करोगे, देखिए ये भी कौन लोग हैं, डावरी के खिलाफ बोलते हैं लेकिन लेते हैं, बोलते कुछ और है करते कुछ और है। कंक्लूजन सही है, कंक्लूजन भी यही कहता है कि लोग कुछ कहते हैं और करते कुछ और है। पीपल हैव डबल स्टैंडर्ड्स। अब इसका मतलब ही क्या है, अगर आप इस स्टेटमेंट का मतलब देखोगे, मतलब यही है लोगों को डबल स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि हम कहते हैं ना बगल में छुरी मुंह में राम राम। तो लाइकवाइज ये स्टेटमेंट सेम है जैसे बगल में छुरी मुंह में राम राम, यानी क्या, कुछ कहता कुछ और है करता कुछ और है। ठीक है ना। हाँ, मैं आपका बहुत ही खैर खा हूँ, मैं चाहता हूँ आपकी लाइफ के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें हो, लेकिन अंदर से मैं आपका बुरा सोचता हूँ। मतलब करता कुछ और हूँ, सोचता कुछ और हूँ, कहता कुछ और हूँ। लाइकवाइज ये कंक्लूजन भी हमारा सही चला जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, द गवर्नमेंट रन कंपनी हैड आस्क्ड इट्स एम्प्लॉयज टू डिक्लेयर देयर इनकम एंड एसेट्स बट इट हैज़ बीन स्ट्रांगली रेजिस्टेड बाय एम्प्लॉयज यूनियन एंड नो एम्प्लॉयज गोइंग टू डिक्लेयर हिज इनकम। स्टेटमेंट में कहा गया है कि गवर्नमेंट रन कंपनी, एक कंपनी है जिसको गवर्नमेंट रन करता है, वो अपने एम्प्लॉयज से कहता है कि वो अपनी इनकम डिटेल्स दे, एसेट डिटेल्स दे, लेकिन एम्प्लॉयज यूनियन ने कहा नहीं नहीं कोई नहीं देगा, कोई नहीं ये डिटेल्स देगा। सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा, ऑर्डर दिया गया है कोई चीज़ करने का, लेकिन यूनियन ने उसको कहा हम फॉलो नहीं करेंगे। तो कंक्लूजन पहला क्या है, द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी डू नॉट सीम टू हैव एडिशनल अनडिस्क्लोज्ड इनकम बिसाइड्स देयर सैलरी। देखिए यहाँ से हमें उनकी सैलरी के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है। उन्होंने रजिस्टर किया गवर्नमेंट के ऑर्डर को, दैट इज़ द स्टेटमेंट, ओनली एंड ओनली दैट इज़ द स्टेटमेंट कि उन्होंने रजिस्टर किया, गवर्नमेंट रन कंपनी ने कोई ऑर्डर निकाला, एम्प्लॉयज़ ने रजिस्टर किया। अब एम्प्लॉयज़ के पास इनकम ज़्यादा है कम है क्या है, इससे हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है, द एम्प्लॉयज़ यूनियन वांट ऑल सीनियर ऑफिसर्स टू डिक्लेयर देयर इनकम फर्स्ट। अरे ये बात कहाँ से आई कि वांट ऑल सीनियर ऑफिसर्स, तो यार ये तो कहीं पे स्टेटमेंट में नहीं बताया गया है, तो इसका मतलब ये भी गलत, मतलब नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो इसका आंसर आएगा, इफ़ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा और जो हमने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन रखे आप इनको अब सॉल्व करोगे। देखिए ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट के ज़रिए आप इन क्वेश्चंस को लेटर ऑन सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन पहला है, प्राइम एज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन अर्बन इंडिया हैव नाउ बिकम, ठीक है ना, एविड एज वेल। तो ये चीज़ें आप देखोगे, इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पॉपुलेशन इंक्रीज कॉपलेड विद डिप्लीटिंग रिसोर्सेज, ठीक है, ये भी आप देखोगे यहाँ पर, इसका कंक्लूजन देखोगे और आंसर भी देखोगे क्या आएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, गवर्नमेंट हैज स्पॉइल्ड मनी टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसके बाद इसका भी आप आंसर फाइंड करोगे। सो थैंक यू, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए रखे थे। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सो अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा ऐड करनी है, कुछ चीज़ें और भी इफेक्टिव बनानी है, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए। और अगर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मेरे वीडियोस को सीरियसली देखते हैं और इन लेक्चर्स को पूरी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। उम्मीद है सारे बच्चे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, जो कनेक्ट होना चाहते हैं बस जस्ट मेरा नाम सोशल मीडिया वेबसाइट पर सर्च करें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, तो मैं तो ऑलमोस्ट जो हमारे सोशल मीडिया है उन पर तो हम सारे एक्टिव है, लाइक फेसबुक हमारा है, इंस्टा हमारा है, वहाँ पर हम एक्टिव है। जस्ट मेरा नाम वहाँ पर आप सर्च करिएगा, मेरा नाम वहाँ पर आप सर्च करिएगा,
जब आप मेरा नाम वहाँ पर सर्च करोगे तो वहाँ से आप मुझे डीएम कर सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कोई भी परेशानी होगी, कोई भी रिलेटेड मटेरियल या रिलेटेड जो आपका टॉपिक जो सीरीज चल रही है इस रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी तो इस इंस्टा आईडी एफबी पे आप कनेक्ट हो सकते हो। और कमेंट सेक्शन में भी आप मेंशन कर सकते हो, वहाँ पर भी हम आप तक पहुँचेंगे और सारी क्वेरीज का आंसर देंगे। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला ये पोर्शन उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब जिन स्टूडेंट्स को साइलॉग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा उनके लिए वंस अगेन ये मैसेज है, एट द एंड हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन लाएंगे और देखेंगे, कोशिश करेंगे कि वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में मेंशन किया था कि वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो जिनको वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट पसंद है तो वो उसी से क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, मैं रिपीट करूंगा, जो 150 रूल है वो सबसे बेस्ट है और उससे 100% एक्यूरेसी हमें मिलेगी। कभी कभार हमारा वेन डायग्राम मेथड फेल होता है लेकिन 150 कभी भी फेल नहीं होगा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।